उस पर भी हम बात करेंगे। अभी एक बार देख लेते हैं कल क्या पढ़ा था। ब्रह्म रसायन हम पढ़ चुके थे, जिसमें कि ब्राह्मम तपो ब्रह्मचर्यम। चेरु, चेरु एक नया शब्द आया था, आज फिर आएगा। चेरु का अर्थ क्या था? चेरु शब्द रूप था धातु रूप, यही बता दो पहले। चेरु, अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर अब मैं नाम लेके पूछना शुरू करूंगी। वो कुछ किया हुआ था पास्ट टेंस में, परोक्ष। चेरु शब्द रूप की तरह रूप चलेंगे या धातु रूप की तरह? क्रियापद है ये एक। क्रियापद धातु। हाँ शाबाश, तो धातु रूप चलेंगे। चेरु यानी परोक्षे लिट में रूप चले। चकार चेरतु चेरु बहुवचन का प्रयोग है। वो ऐसे करता था, 2 जने करते थे और बहुत सारे लोग, तो ये हमारा हो गया चेरु। फिर से आएगा। ऐसे शब्दों को ना डेली अपने उसमें पिरोते रहना है रोज़, तभी फ़ायदा होगा। देखिए अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये कुछ वैसा ही है जैसे अपन स्विमिंग आती होगी आप में से कुछ लोगों को, तो कोई जो स्विमिंग सिखा रहा है, जो भी हमारा कोच है, वो सिर्फ बता दे कि अंदर जाके तुम्हें ऐसे हाथ हिलाना है, ऐसे पैर हिलाना है, ये करना है, वो करना है, तो उससे थोड़ी ना हमें स्विमिंग आ जाएगी। जब तक हम खुद उस पानी में नहीं गिरेंगे, उसके साथ नहीं जूझेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि असल में ये क्या चीज़ है। ये हमारी खुद की एक बुद्धि पैदा नहीं होगी। हम खुद हाथ पैर मारना किस स्टाइल में मारना है वो हमें खुद सीखना होता है, कोच सिर्फ गाइड करता है। तो ऐसा ही कुछ अपने आयुर्वेद में भी है। जब तक आप खुद सोचना शुरू नहीं करेंगे, आप खुद मेहनत करना शुरू नहीं करेंगे कि ये इस शब्द का क्या मतलब था, ये यहाँ पे ऐसे कैसे जुड़ गया, मतलब सुनने से काम तो चल जाएगा, लेकिन जो हम एक बुद्धि पैदा करना चाह रहे हैं हमारे खुद की, कि हमारा पेशेंट आए तो वो ठीक होके ही जाए, सब चाहते हैं ना हम ऐसा, इसीलिए अपन चिकित्सा स्थान में जुड़े हैं। तो वो तभी होगा जब आप बैठ के खुद चिंतन मनन करेंगे। अब कल वो आंवले वाली बात हो रही थी कि छोटा आंवला, बड़ा आंवला, बीच का आंवला, किसी ने चिंतन किया इसके ऊपर? बराबर होते हैं, वो एक शिवम ने शेयर किया था आर्टिकल। या किसी भी बात के ऊपर आपने चिंतन किया कल, जो अपन ने कल पढ़ा उसके ऊपर? किसी ने तो किया होगा, ये तो गलत बात है। तो थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। जब तक हम खुद नहीं इन सब चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी, खुद करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। तो एक तो चेरु शब्द था, ब्राह्मम तपो ये एक खास शब्द था, फिर उसके बाद क्षुद्र गुणाकृति एक विशेष शब्द आया था, और जो है ये विधि थोड़ी सी अलग थी, यहाँ पे भावना दे के बनाना था इस योग को। फिर इसके श्लोक में भी बहुत सारे शब्द आए थे अच्छे अच्छे। कांतः प्रजानाम सिद्धार्थश चंद्रादित्य समद्युति ही, कांतः प्रजानाम, फिर सिद्धार्थ अलग था, चंद्रादित्य समद्युति ही। इन शब्दों को हम आपस में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप एक दूसरे को बुलाएं तो कुछ ऐसी ऐसी विशेषण देके भी बुला सकते हैं, तो ये हमेशा हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। श्रुतम धारयते सत्वम आरशम चास्य प्रवर्तते, बहुत अच्छी बात थी ये। धरणीधर सारश्च वायुना समविक्रम, वायु के समान पराक्रम वाला। और इसमें ये भी खास था कि कनक रजत ताम्र प्रवाल कालायस, ये सब इसमें डाले जा रहे हैं पहली बार। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने च्यवनप्राश पे। ये कुछ था जो पिछले में से अपन ने रिवाइज कर लिया। अच्छा, किसी ने ये देखा क्या, युथिका, युवती, किस किस ने खोली भाव प्रकाश निघंटू जाके? मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। भाव प्रकाश निघंटू किस किस ने खोली जाके, किस किस के पास है, कमरे पे रखी हुई है, लाइब्रेरी की नहीं है, अपनी खुद की है। तो जिनके पास है उन्होंने क्यों नहीं खोली कल, और जिनके पास नहीं है उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की कि हम किताब लें?
उसको बोलते हैं जूही को, जूही। प्रजाति जी। उसका श्लोक जो है, जब ऐसे कुछ देखो ना तो श्लोक सबके सामने ही रख दिया करो, ताकि जो ना देखें वो भी कम से कम कुछ सुन लें। श्लोक इस प्रकार से है, यूथिका गणिका अंबष्टा सा पीता है पुष्पिका यूथी युगम हिमं तिक्तम कटुपाकरसम लघु मधुरम तुमरम हृदयम पित्तग्नम कफवातलम व्रण आस्त्र मुख दंत अक्षी शिरो रोग विशापा। व्रण, लास्ट वाली लाइन फिर बोलना। व्रण अस्त्र मुख दंत अक्षी शिरो रोग विशापा। तो कहीं ना कहीं पित्त और कफ के ऊपर ये काम करेगी। शीत वीर्य होगी, रक्त के ऊपर काम कर रही है ना, अस्त्र शब्द आ गया तो यही है कि थोड़ा सा ना देखना चाहिए हमें, बहुत ज़रूरी है वो। और डेली का डेली देख लेंगे तो ठीक है, वो इकट्ठा होने के बाद नहीं देखा जाता, पीछे पॉसिबल नहीं है फिर। चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम च्यवनप्राश शुरू करने वाले हैं। च्यवनप्राश में ये हमें सबको आना चाहिए। च्यवनप्राश कैसे बनाना है वो हमें किसी से नहीं पूछना, ना हमें किसी दूसरे को देख के बनाना है। जो शास्त्र में लिखा है वो आज पढ़ेंगे, समझेंगे और वैसा ही बनाएंगे फिर हम, ठीक है। तो ये कहते हैं बिल्वोग्निमंथ श्योनाकः काश्मर्यः पाटलिर्बला पर्ण्यश्च तस्रः पिप्पल्यः श्रुदंष्ट्रा बृहतीद्वयम् श्रृंगी तामलकी द्राक्षा जीवंती पुष्करा गुरु अभया चामृता रिद्धिर्जीवकर्षभ कौशटी मुस्तं पुनर्नवा मेधा शैला चंदनमुत्पलं विदारी वृषमूलानि काकोली काकनासिका एषां फलोन्मितान् भागान् शतान्यामलकस्य च पंचदद्यात्तदैकध्यम जलद्रोणे विपाचयेत। यहाँ तक का अर्थ करते हैं एक बार। ये कहते हैं बिल्व अग्निमंथ। अब सबसे पहले हमें क्या औषधियाँ जुटानी है, च्यवनप्राश बनाने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए और कितने रेशो में होना चाहिए, ये सब कुछ पता चल जाएगा। आज साथ साथ में रेशो भी लिखना है, एक कॉपी लेके रख लेनी है। सबसे बड़ी समस्या बच्चों को बनाते टाइम यही लगती है कि कैसे बनाएंगे, कौन सा कितना लेना है। श्लोक में सब कुछ दिया है। कहते हैं बिल्व अग्निमंथ, बिल्व हम सब जानते हैं, अग्निमंथ जानते हैं, श्योनाक जानते हैं, काश्मरी, पाटली, बला। तो ये क्या है? अरणी, पाटला, गंभारी, श्योनाक, बृहद पंचमूल। तो इनका क्या लेना पड़ेगा हमें? हर किसी के उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि कौन सा प्रयोज्यांग लेंगे। प्रयोज्यांग भी हमें ही बताना पड़ेगा ना दुकान वाले को कि आप ये दो हमें इसका। तो बिल्व, अग्निमंथ, श्योनाक, काश्मर्य, पाटली, बला, इन सब का क्या लेना है? जड़ लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये एक साथ पांचों लिखे हैं तो बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल जब भी एक साथ आ गए तो वो मूल फॉर्म में ही होने चाहिए, ना कि उसमें होने चाहिए। फल जैसे बिल्व का फल भी होता है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि हम फल लेंगे। बिल्व, अग्निमंथ, श्योनाक, काश्मरी। अच्छा, बिल्व की जड़ किसी ने कैसे काटेंगे हम? बिल्व के फल को सुखाया आपने, उसकी जड़ को काटा हो, ये भी एक आप टास्क में ऐड कर लो कि बिल्व की मूल निकाल के देखनी है हमें। बड़ा पेड़ होगा तो ज़मीन से जड़ें फैली हुई होंगी, तो किसी भी एक जड़ को एक साइड में खोल के जो ऊपर सी लग रही है और उसका एक छोटा हिस्सा काट के यूज़ कर सकते हैं हम। फिर कहते हैं पर्ण्यश्च चतस्रः, चार पर्णियाँ। तो चार पर्णियाँ कौन कौन सी हो गई? शालपर्णी, प्रश्निपर्णी और माशपर्णी, मुद्गपर्णी। माशपर्णी, मुद्गपर्णी के लिए एक और शब्द आया था, क्या? शूर्पपर्ण्यौ। तो फिर कहते हैं पिप्पली, श्वदंष्ट्रा और बृहती द्वय। बृहती द्वय में क्या क्या आ गया? छोटी, कटेरी, बड़ी। सारे द्रव्य बहुत आसान है और बहुत कहीं पे भी मिल जाते हैं। श्वदंष्ट्रा, गोखरू। गोखरू का क्या लेंगे? फल। हाँ, जो बीज हैं उसके कांटेदार, वो ले सकते हैं, या फिर पंचांग भी ले सकते हैं। श्वदंष्ट्रा, बृहती द्वय, ये भी अब पंचांग फॉर्म में ले लेने चाहिए हमें, ऐसा मुझे लगता है। श्रृंगी, तामलकी। तामलकी क्या है? इसके ऊपर निशान लगाइए। चक्रपाणी टीका में लिखा है तामलकी, भूम्यामलकी। ठीक है, भूमि आमलकी सबने देखा होगा, तो उसका मुझे लगता है पूरा का पूरा पादप ले लेना चाहिए हमें। ये हम खुद भी तोड़ के सुखा सकते हैं,
जब भी हों, छोटे छोटे बारिश के मौसम में बहुत हो जाते हैं। श्रृंगी तामल की द्राक्षा, द्राक्षा लेना है, बहुत आसान है। जीवंती, पुष्कर, अगरू, अभया, अमृता, सारे द्रव्य बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब रही बात इनकी, रिद्धि, जीवक, ऋषभक, शटी, शटी तो मिल जाती है, मुस्ता, पुनर्नवा, मेदा, सैला। सैला को कैसे तोड़ेंगे? सैला कौन सी संधि है यहाँ पर? वृद्धि संधि। शाबाश। तो क्या शब्द बने तोड़ने पे? साएला। सा एला, वह एला। मेदा, सैला, चंदनम, उत्पलम। थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, क्या होना चाहिए? सा एला नहीं, स एला। स मतलब सहित, सहित वाला स है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। स प्लस एला, सैला हो जाएगी ना वृद्धि संधि ऐसे में भी। हाँ, तो एला सहित लेंगे, चंदन लेंगे, उत्पल, उत्पल क्या होता है? उत्पल कमल, कमल की प्रजाति। हाँ। विदारी, वृषमूल क्या है? वृष क्या होता है? अड़ूसा, अड़ूसा का पर्यायवाची है। काकोली, काकनासिका। अब इसमें देखिए सब कुछ मिल जाता है, 4-5 को अगर हम छोड़ दें, जैसे ये अपना काकोली, काकनासिका। काकोली भी मिल जाता है, बहुत कम जगह पर मिलता है, लेकिन काकनासिका से इन्होंने लिखा काकनासा, नासाफल, काकतुंडक इति अन्य। अब इससे क्या लेना है वो फिर हमें भाव प्रकाश निघंटु में देखना पड़ेगा। आप निशान लगाइए, काकनासिका देख लीजिए कल। अच्छा, रिद्धि, जीवक और ऋषभक, इनकी जगह क्या लेंगे हम नहीं मिलने पर? इनके प्रतिनिधि द्रव्य बताए गए हैं ना शास्त्र में, वराही कंद। वराही कंद और किसका कौन सा है वो एक बार देख लेना। तो इनके प्रतिनिधि द्रव्य ले लेंगे। अब अभी के अभी आप गिनो कितने द्रव्य हो गए? बिल्व, अग्निमंत, शिवनाक, काश्मरी, पाटली, बला, पर्णश्चतस्र, तो 10 यहाँ तक हो गए। फिर पिप्पली, श्वदंष्ट्रा, बृहति द्वय, श्रृंगी, तामल की, द्राक्षा, जीवंती, पुष्कर, अगरू 20 हो गए। अभया, अमृता, रिद्धि, जीवक, ऋषभक, शटी, मुस्ता, पुनर्नवा, मेदा, एला 30 हो गए। चंदन, उत्पल, विदारी, वृषमूल, काकोली, काकनासिका, तो कितने हुए? 36 हुए मेरी गिनती में। आपकी गिनती में 36 लिख लो ये आज आप। अभी इसको फिर बना के देखना है आपको, ठीक है। तो ये 36 द्रव्य, क्योंकि अभी हम इनका मान निर्धारित करेंगे। आगे ये बोलते हैं श्रृंगी, तामलकी, द्राक्षा, जीवंती, पुष्करागुरु, अभया, चामृता, रिद्धिर, जीव, कर्षभ, कौशटी, मुस्तम, पुनर्नवा, मेदा, सैला, चंदनम, उत्पलम, विदारी, वृषमूलानी, काकोली, काकनासिका, एशाम पलोन्मितान भागान। इन सब का पलोन्मित भाग लेना है। पलोन्मित यानी हर एक का, पलोन्मितान भागान क्या लगा दिया यहाँ पे? कौन सी विभक्ति वचन है? हाँ, पलोन्मितान भागान, ऐसे भागों को ले। तो पल पल वाले भागों को ले, यानी इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य की उसमें लेना है हमें प्रमाण में, पल प्रमाण में, ठीक है। और एक पल कितना, तो टोटल कितने पल हो गए? 36 पल। 36 पल को गुणा कर दें अगर हम 5 से, एक पल में कितना आता है? लगभग 50 ग्राम। करो आप, गुणा करो, अभी डिसाइड करेंगे आज अपन। $1800 यही होगा ना? तो अगर इसको हम रफली समझ लें तो 1 किलो 700 ग्राम मान लेते हैं, कोई द्रव्य अगर नहीं भी मिला तो। अब आगे चलते हैं कि 1 किलो 700 ग्राम हमें लेना है क्या? 1.700 kg में हमारा यवकुट वाला जो मिश्रण है वो हो जाएगा। अब कहते हैं इन सब को ले लिया, और अब ले लो आप भागान शतानी आमल कस्य च पंच। तो
तो 500 भागान आमलकस्य च, 500 आंवले ले लेना है इसके साथ में, 500 आंवले। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, छोटे आंवले, बड़े आंवले, बीच के आंवले। तो आपका क्या मानना है कि सारे आंवले, कोई सा भी आंवला ले लो, एक जैसा होगा क्या? उनमें फाइबर कंटेंट एक जैसा होगा जैसा लिखा हुआ था उसमें, क्या लगता है आपको? अब उस जो आर्टिकल में समस्या यही थी कि एक पक्ष देख रहे हैं वो, फिर से वो सिर्फ वेट मेजर कर रहे हैं। हाँ, दोनों के टेस्ट में भी डिफरेंट है। छोटे आंवले में रस अलग है और जो बड़े वाला आंवला है ना उसमें कसालापन बहुत ज्यादा है। जो अम्ल प्रधान बोला गया है ना, वो छोटे वाला जो आंवला है ना उसमें अम्ल की प्रधानता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब वो कहते हैं कि भाई औषधि आप हिमालय से लो वो ज़्यादा अच्छी होगी, है ना, और रस गुण वीर्य विपाक जो है वो स्थान भेद से बदल जाते हैं, और स्थान भेद से बदल जाते हैं, कितना उसमें पानी लगा, कैसे मौसम में वो हो रहा है, कैसी भूमि में वो हो रहा है, साफ़ सुथरी भूमि है या मलिन भूमि है, कचरे इत्यादि जहाँ पे पड़ा हो कचरा, ऐसी भूमि में हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब आज तो हम केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा उस ज़मीन में। हालांकि आंवले के पौधे में नहीं डाला जाता है, लेकिन ज़मीन में तो पूरे में ही होगा ना अगर फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो आंवला सेम कैसे हो सकता है? और हमें देखने हैं रस गुण वीर्य विपाक से मतलब है, क्योंकि कल जब ये डिस्कशन हुआ तो मैं सोच रही थी 3 बार च्यवनप्राश बनाया मैंने अभी तक। तो पहली बार में हमने यही रेशो लिया था एग्जैक्ट, जो इसमें शास्त्र में दिया है ना, जैसे 1.700 kg भी क्यों 800 ही मानो आप, बल्कि मैंने तो 1700 के हिसाब से लिया था, 100 ग्राम कम ही कर दिया था कड़वापन। तो आंवले मेरे उस टाइम 200 या 250 थे, तो उसी रेशो में मैंने यवकुट भी कम कर दिया। मतलब आप रेशो निकालोगे ना फिर कि उसका 1/3 कर दो, या आंवले जैसे हाफ कर रहे हो आप, 500 के 250 ले रहे हो, तो इधर से आप इसको कर दोगे 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 900 ग्राम के करीब अपने को ये काढ़ा लेना है। तो जो पहली बार मैंने बनाया था वो काफ़ी कड़वा बना था, और आंवले वो छोटे वाले थे। उन आंवलों में खट्टापन था, काफ़ी था। फिर और हाँ, उसको मैंने घिसा नहीं किसी भी आंवले को, तो उसमें जो ये आ रहा था ना बीच बीच में, जैसे आप घिसेंगे नहीं तो वो फाइबर आएगा, वो नाम मात्र का फाइबर आ रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था। फिर एक बार बहुत बड़े आंवले आए थे, काफ़ी बड़े थे वो साइज़ में। वो अच्छा, ये वाला जो 250 का बनाया था ना, ये 3 किलो ही बना, और वो 500 का था, और वो बना 10 किलो च्यवनप्राश, जबकि वो बनना चाहिए था 6 किलो, है ना, क्योंकि 250 इधर, जब 250 हर किसी आंवले का वेट अगर सेम है तो फिर डबल ही बन जाता, सीधा 6 किलो बनता। लेकिन टोटल च्यवनप्राश 10 किलो बना था उस टाइम पर, और शुरू वाले टाइम पर बना था हमारा 3 किलो। स्वाति भी आई थी, स्वाति ने बनवाया था 3 बार, पहली बार में नहीं थी शायद। तो ऐसे हाँ, तो हमने 3 बार बनाया और 3 बार अलग बना। हालांकि दूसरी और तीसरी बार में मैंने रेशो थोड़ा चेंज कर दिया था, मेडिसिन की क्वांटिटी कम ली थी, थोड़ी सी कम, 200-300 ग्राम कम कर दी थी, और उधर से शक्कर मैंने 2 किलो बढ़ा दी थी। जैसे 4 किलो शक्कर थी तो मैंने 6-6.5 किलो डाल दी थी। तो उसमें क्या हुआ था, और आंवले वो बड़े वाले थे तो वो खट्टापन ज़्यादा आ गया था, मेडिसिन के कंपैरेटिवली आंवलों की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी। तो पर वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो खा के वातानुलोमन बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ओरिजिनल च्यवनप्राश होगा ना, उसमें आंवले का टेस्ट पता नहीं चलना चाहिए, खट्टापन नहीं आना चाहिए, बहुत खट्टापन तो नहीं आना चाहिए, कड़वापन आना चाहिए। पर अब आजकल कोई कड़वापन खाता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम खट्टापन करा दें उसमें, उधर से मेडिसिन हल्की सी कम कर दें, और शक्कर चीनी नहीं, शक्कर थोड़ी सी बढ़ा दें, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बहुत अच्छा वातानुलोमन बन जाता है। और रुचि, मतलब हल्का सा खट्टा होने की वजह से पेशेंट खा भी लेता है, लेकिन वहाँ पे फिर हमें साफ साफ बताना पड़ेगा कि इसको दूध के साथ बिल्कुल नहीं लेना आपको। वही एक खास बात याद रखने की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन जितनी बार च्यवनप्राश बनाएंगे, ये आंवले के रस गुण वीर्य विपाक जो है वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे हर बार।
एक ही पेड़ से अगर अपन ले रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर अपन ने मार्केट से उस आंवले को लिया और हर बार जैसे 2 महीने बाद लेंगे तो फिर कोई दूसरा ही आंवला मिलेगा, तो वो हर बार अलग बनेगा। और यहाँ जो ये 500 बोल दिए ना, ये 500 एक मतलब शास्त्र तो सिर्फ हमें दिशा देता है ना, बाकी का काम तो हम युक्ति से करते हैं। इसका मतलब मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो 500 उन्होंने वेट के हिसाब से डिसाइड कर दी और ये कोई बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने डिसाइड कर दिया, वो गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि शास्त्र सिर्फ एक हिंट देता है हमें कि भाई इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको हल्का सा खट्टा बना दें या बच्चों के लिए हम उसको थोड़ा मीठा बना दें। एक बार मैंने क्या किया था कि वही जो सबसे पहला कड़वा वाला बना था वो ज़्यादा लोगों से नहीं खाया गया, मेरे घर में तो किसी ने नहीं खाया मेरे अलावा। और फिर मुझे किसी पेशेंट को देना था तो मैंने उसमें क्या किया, ये तीखे द्रव्य ज़्यादा मिला दिए। तीखापन ज़्यादा नहीं होता, मार्केट में जो मिलता है उसमें थोड़ा किसी किसी में ज़्यादा लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे कि प्रक्षेप कितनी मात्रा में डाला। तो मैंने उसमें पिप्पली और ये अपना त्रिजात वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया ऊपर से। तो जब एक्स्ट्रा ऐड किया तो वो थोड़ा सा तीखा हो गया, मतलब वो खाने में अच्छा लगने लग गया। तो बच्चों के लिए हमें वो भी करना पड़ेगा, किसी किसी में हमें शहद ज़्यादा करना पड़ेगा। और जैसे अगर हम डायबिटीज़ वालों के लिए बना रहे हैं, वैसे तो च्यवनप्राश में अगर हम इस रेशो में डालेंगे शक्कर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से प्रमेह का रोगी खा सकता है या नहीं। ये जो आजकल मार्केट में आ रहा है ना शुगर फ्री च्यवनप्राश, ये एकदम फालतू चीज़ है, ऐसा मुझे लगता है। आप बताओ च्यवनप्राश दे सकते हैं या नहीं प्रमेह के रोगी को? आपको क्या लगता है? वो दे सकते हैं ना, अपने तो स्कोप में मेंशन है कि आंवला देना नहीं है, और इसमें शक्कर के जो क्वांटिटी लिखी है उसमें जो टेस्ट हमने बनाया वो तो बिल्कुल मीठा वैसे भी नहीं बना है। मेन चीज़ मैटर करती है, ओवरऑल टेस्ट क्या है उस चीज़ का, उस कल्पना का। ओवरऑल टेस्ट अगर कड़वा आ रहा है, उसमें मीठापन पता नहीं चल रहा, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो नुकसान करेगा। हालांकि अगर वो शुरू में ही पेशेंट हमारे पास आ जाए, वातानुबंधी प्रमेह का पेशेंट ना हो, वातानुबंधी कफज प्रमेह वाला ना हो, तब हमें उसको एक बार तो पूरा ही शक्कर का सब कुछ ही बंद करा देना चाहिए। च्यवनप्राश भी बंद रखना चाहिए, शक्कर जिसमें थोड़ी सी भी हो, ताकि वो हम कफ को पूरा शांत कर सकें। लेकिन अगर वो एक बार वातानुबंधी प्रमेह की कैटेगरी में आ गया ना, तो फिर हमें उसको बल्ले चलाना चाहिए, और ऐसे में च्यवनप्राश अच्छा रहेगा मुझे लगता है। मैं करती हूँ ऐसे पेशेंट्स को जिनका वेट ज़्यादा नहीं है, उनका वेट लगातार या तो गिरता जा रहा है या उनको कमज़ोरी है या फिर ठीक ठाक शरीर है या दुबले पतले हैं, तो उनको मैं हमेशा बल्ले चलाती हूँ। उनको जौ नहीं चलाती मैं कभी भी, गेहूँ, पुराना गेहूँ बोलती हूँ मैं, ताकि वो बल्ले, क्योंकि जौ और ज़्यादा रुक्षता लाके और वात प्रकोपित कर देगा, वहाँ पर वातानुबंध है। और वहाँ फिर हमें रसौषधियों पे ध्यान देना चाहिए। रस सिंदूर है, अबरक है और त्रिवंग है, ये सब बल्ले हैं। शिलाजीत अवॉइड करना चाहिए ऐसे केस में। शिलाजीत हमें देना चाहिए ज़्यादा कफ अवस्था वाले में। शिलाजीत का श्लोक क्या है फलश्रुति वाला? न सोस्ति रोगो भुवि साध्य रूपो शिला भयम यम न जयेत प्रसह्य। वैसे तो सभी रोगों के लिए बोल दिया उसको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उसको मेदो रोग में बोला है शिलाजीत को, शिलाजीत, गुगलू, ये मेदो रोग में, स्थौल्य में आगे इनका प्रयोग है। जैसे एक प्रयोग है, बताओ कौन किसके स्वरस में शिलाजीत डाल के प्रयोग कराना है? सूत्र स्थान में पढ़ के आ चुके, स्थौल्य में वेरी गुड। तो वो एक बहुत अच्छा योग है। उससे मुझे ऐसा लगता है कि हमें शिलाजीत को कफज अवस्थाओं में ही ज़्यादा चलाना चाहिए, वज़न कम होता है उससे। तो कफज प्रमेह में दे सकते हैं, वातज प्रमेह में हमें शिलाजीत अवॉइड करना चाहिए। तो अब इसमें किसी को समस्या है तो आप बताइए, किसी का कोई और मत हो कि भाई आंवले के में डिफरेंस नहीं होगा। बिल्कुल डिफरेंस होगा, और हर लॉट का च्यवनप्राश अलग बनेगा। हमें एक उसका जो जनरल टेस्ट है, जो इसके अकॉर्डिंग बीच का सा आंवला लेके और थोड़ा खट्टा वाला आंवला लेके, क्योंकि आंवले में 5 रस होते हैं,
लेकिन खट्टा थोड़ा सा व्यक्त ज़्यादा होता है। तो फिर उसके बाद जो बन रहा है वो हमें देख लेना चाहिए वो क्या बन रहा है, और उसमें अगर हमें कोई चेंज कराना है तो कोई बुराई नहीं है, युक्ति से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ वाटर कंटेंट और फाइबर को देख के नहीं चल सकते। ये जो बड़े आंवले का च्यवनप्राश हमने बनाया था ना, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा हो गया, जबकि पिछले जो 2 लॉट हमने बनाए थे उनमें फाइबर पता भी नहीं चल रहा था, मतलब खाने के साथ वो सीधा अंदर जा रहा था। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ बड़ा वाला जो 10 किलो बना, उसमें फाइबर एकदम साफ पता चला। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई मतभेद हो तो बता दीजिए, अभी डिस्कस कर लेंगे। एशाम पलोन्मितान भागान शतान्यामल कस्य च पंच, तो 500 आंवले ले लिए, और कितना 500 आंवले के साथ कितना लेना है यवकुट, अब याद होना चाहिए सबको। 36 औषधियाँ हैं और उन 36 औषधि 1 किलो 800 ग्राम। ठीक है, इतना हमें यवकुट लेना है। आज के हिसाब से हम 1.5 किलो याद रख लें रफली, क्योंकि सब ज़्यादा कड़वा भी नहीं खा पाते, तो हम 1.5 किलो याद रखें। और इधर हम याद रख लें क्या, 36 द्रव्य 1.5 किलो लेने हैं और 500 आंवले लेने हैं हमें बीच बीच के से, ना छोटे ना बड़े, बीच बीच के से। बड़े लेंगे तो फिर हमें बढ़ानी पड़ेगी मात्रा कड़वे द्रव्यों की। मैंने कड़वे द्रव्यों की नहीं बढ़ाई थी, इसलिए वो खट्टा बन गया अगली बार वाला, जबकि मुझे ऐसा लगता है वो बड़े साइज़ के थे तो वो बढ़ानी चाहिए थी मात्रा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जंगल में जो आंवला होता होगा पहले, आजकल बहुत बड़े साइज़ का आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पहले वो जो जंगलों में जो पेड़ होते थे उनमें छोटे छोटे ही आंवले होते होंगे, बहुत बड़े नहीं होते होंगे वो। और वही आंवले का रेशो लेना चाहिए यहाँ पर हमें, तो फिर कड़वा बनेगा च्यवनप्राश। अब च्यवनप्राश का तो ओरिजिनल टेस्ट ही ख़त्म कर दिया दुनिया में से। लोगों को वो च्यवनप्राश ओरिजिनल लगता है जो दुकान में मिलता है, जबकि वो कुछ नहीं है उसके अंदर। आप एक बार खुद बना के देखना। और हाँ शिवम, मैम मेरे परिवेश में दोनों प्रकार के आंवले लगे हैं। आप जो देसी वैरायटी होता है उसमें बहुत छोटा छोटा आंवला होता है, और इसमें भी जो अवस्था है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि अभी 1-2 महीने तक भी पुराने आंवले लगे हुए थे, तो देसी वाला था, तो वो पकने पर अपने आप ही पेट से गिर जाता है, तो वो बहुत मीठा लगता है थोड़ा सा। उसमें हल्का मीठापन, सही कह रहे हो, अनुरस रूप में फील होता है वो खाने के बाद शायद। तो ये आप बना के देखना एक बार, और कुछ करो ना करो ज़िंदगी में च्यवनप्राश ज़रूर बनाओ। च्यवनप्राश के नाम पे जो कुछ चल रहा है ना बाज़ार में भी और वैसे भी अपने कॉलेजेस में कौन सा अच्छा चलता है। NIA से ही मैंने मंगवाया था एक बार, किसी स्कॉलर ने बनाया था। पहले मुझे लगता था कि बड़ा मुश्किल काम है, कौन बनाएगा च्यवनप्राश, बहुत भारी काम है। फिर ऐसे ही एक दिन सोचा कि आंवले बहुत सारे आ गए थे कहीं से, फिर मैंने सोचा कि घिसना क्यों है, इसको घिसने का ही तो काम है इसमें मेन, और किसी चीज़ का काम है ही नहीं। तो तब फिर बना लिया तो बहुत आसान लगने लग गया उसके बाद से, और बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि असली में मार्केट में क्या मिल रहा है और च्यवनप्राश है क्या चीज़। तो ये आपको मुझे लगता है फील करना चाहिए कि क्या है च्यवनप्राश, तभी हम उसका महत्व समझेंगे कि वो रसायन के तौर पे कैसे काम में आएगा। तो ये बात हो गई हमारी, फिक्स हो गया 1.5 किलो मेडिसिन, 500 आंवले जंगली, और फिर हमें दद्यात् तदैकध्यम जलद्रोणे विपाचयेत् तत् एक अध्यम मतलब सबको इकट्ठा कर लेना है, यानी वो पानी लेना है, उस पानी में ये सारी मेडिसिन डाल देनी है और आंवले डाल देने हैं। अब मैंने यही किया था सबसे पहली बार में, तो फिर आंवलों को जब निकाला तो छोटे छोटे काढ़े के पीसेस उसमें लगे रहते हैं। उतना मुश्किल नहीं है साफ़ करना, लेकिन फिर भी आप थोड़ा टाइम वेस्ट आपका होता है, आधा घंटा। तो अगली बार फिर मैंने ये किया कि आंवले धो धा के और पानी में पहले आंवले डाल दिए, फिर वो जैसे ही आंवले थोड़े स्विन्न हो गए तो आंवले निकाल लिए और फिर काढ़ा डाल दिया। कपड़े में डोला टाइप में बना के डालना मुझे थोड़ा टफ लगा, तो ये चीज़ आसान है, आप कर सकते हो। इन्होंने तो बोला है सब कुछ एक साथ डाल दो आप, तो लेकिन आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आंवले स्विन्न हो गए तो आंवले का रस तो आ ही गया पानी में, अब आप ऊपर से काढ़ा डाल दो तो बात सही हो जाएगी। तो कहते हैं एक अध्यम, इन सबको इकट्ठा करो, जलद्रोणे विपाचयेत्, 1 द्रोण जल में इनको पकाना है। अब 1 द्रोण कितना होता है? 1200-1300 12 to 13 लीटर 12 से 13 लीटर।
चलो आज आपका होमवर्क है, मेरे को भी ध्यान नहीं है अभी। मैंने एक लिस्ट बना रखी है पूरी शारंगधर में, कौन कितने ग्राम में होगा। शारंगधर संहिता जब आप खोलोगे तो मान ही है उसमें सबसे पहले, तो ये पता होना चाहिए। तो इतना BMS के टाइम से बना रखी हो मैंने, फिर भी मैं भूल जाती हूँ बार बार। तो ये बात बहुत अभ्यास वाली बात है। आप कल मेरे को देख के बताना ये द्रोण कितना लीटर है। तो दद्यात् तद एकध्यम एक साथ मिला के 1 द्रोण जल में पकाना है। तो अब हमें जल की क्वांटिटी भी पता चल गई, मेडिसिन की भी पता चल गई, आंवले भी पता चल गए। अब ज्ञात्वा गत रसानी एतानी, जब आपको पता चल जाए कि ये गतरस हो गए, गतरस मतलब काढ़े का रस ठीक से आ गया है पानी में और आंवले भी स्विन्न हो गए हैं, तो जब ये गतरस हो जाएं, गतरसानी एतानी ज्ञात्वा औषधानी, एतानी औषधानी गतरसम ज्ञात्वा तम रसम, अब उस रस को तो आप छान लो और आमलकम उद्धृत्य, आंवले उसमें से बाहर निकाल लो। आंवले बाहर निकाल के क्या करना है, निष्कुलम, उनकी गुठली निकालनी है सबसे पहले। निष्कुलम, निहि मतलब रहित करना है, कुलम गुठली के लिए ये शब्द आया है। कल क्या शब्द था ऐसा गुठली रहित के लिए? विनय कहाँ है आज? क्या था? शस्यानि। कहाँ था ये, मुझे याद दिलाओ एक बार। आंवले के लिए जो आंवले का अमृत सब बोला था, हरीश और व्यक्ति दोनों ही। शुष्कम अनस्थि चूर्णयेत, एक अनस्थि शब्द भी था, ठीक है। तो हरित की नाम शस्यानि विषगामलकस्य च, शस्यानि अस्थिरहितानि, तो ये दोनों शब्द याद होने चाहिए, शस्यानि और अनस्थि और एक निष्कुलम, ठीक है। इन तीनों को एक साथ लिख लो आप या गोला लगा लो। अब आंवले को निकाल लिया, अब लेना है हमें तेल और घी। बहुत सिंपल रेसिपी है इसकी। तेल और घी लेना है और कितनी मात्रा में लेना है, पलद 12 के भृष्ट्वा, बीज का आंवला लिया, उसको काढ़ा पकाते टाइम उसको भी पका लिया, गुठली निकाली। अब वो जो आंवला होगा उसमें 12 पल डालने हैं तेल और घी के, तो बराबर बराबर 6 पल डालेंगे। 6 पल यानी कितना ग्राम, 300 ग्राम, है ना। और लगभग 300 ml तेल और 300 ग्राम घी। अब यहाँ पे बस हम ये कर सकते हैं कि प्रमेह के लिए बना रहे हैं तो हम सरसों तेल डाल दें तिल तेल की बजाय। तिल तेल प्रमेह में नहीं चलता, घी, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पूरा का पूरा हम सरसों तेल में ही भून दें। अगर ज़्यादा ही कफज प्रमेही है, हमें बनाना ही है स्पेशली उसके लिए, तो फिर हम घी बिल्कुल ना डालें। तो ये हो गई हमारी बात कि घी और तेल कितना लेना है। अब यहाँ पे भी एक ख़ास बात है कि ये बीज के से आंवले, छोटे आंवलों के लिए तो ठीक रहता है। जैसे हमने 3 बार बनाया तो 3 बार में एक बार में तो उसमें घी तेल ज़्यादा हो गया क्योंकि वो क्वांटिटी कम हुई ना आंवलों की, छोटा आंवला पड़ गया। और एक बार हमने ऊपर से ये जितना मैंने ये गिन के इसके हिसाब से रखा था 600 ml, लेकिन वो कम पड़ा और ऊपर से हमने और डाला, तो लगभग डाला होगा हमने डबल ही डाल दिया था। 1 किलो के आसपास मानो आप। 1 किलो घी में से थोड़ा सा बचा था और बाकी तेल तो 1.5 लीटर के आसपास डाल दिया था। 10 किलो वाला जो बना था वो उसमें, और उसमें भी फिर तेल और घी ज़्यादा अच्छे से बाहर दिखा नहीं था कि इसमें बहुत तेल और घी है। तो इसका मतलब जो मुझे समझ में आया ना, एवरेज 5 किलो के करीब अगर माल अपना बन रहा है 500 आंवलों से, तो उसके लिए ये 600 ग्राम ठीक है, तेल और घी का 600 ग्राम। लेकिन बहुत बड़े आंवले हो गए और वो 7, 8, 10 किलो तक जा रहे हैं। जब हम आंवले की गुठली निकालेंगे तभी आइडिया आ जाता है कितना किलो है, आप नाप भी सकते हो, क्योंकि उसके हिसाब से ही फिर ये क्वाथ द्रव्य थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसकी मात्रा ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें। तो घी तेल भी उसी के अनुसार बदल जाएगा आंवले के साइज़ के हिसाब से। तो अब आते हैं अपन पलद 12 के भृष्ट्वा दत्वा 4 तुलाम भिषक, 12 पल डाल के और इसको हमें भृष्ट्वा भून कर दत्वा च, और दूसरी साइड हम क्या करेंगे, अर्ध तुलाम मत्स्यंडिकाया दत्वा, आधा तुला मत्स्यंडिका की देनी है, आधा तुला मत्स्यंडिका की देनी है। तो
1 तुला कितना होता है? तुला और द्रोण किसी ने तो लिखे होंगे ये, मेरे पास अभी किताब नहीं है वो। ऐसे ही होता है 1 तुला 3-4 किलो के आसपास मेरे ख्याल से। देख लेना आप इसको, कम ही होता है तो आधी तुला मतलब 3-4 किलो के आसपास होगी, क्योंकि मुझे ध्यान है 10 किलो वाले में हमने डाला था लगभग 6-6.5 किलो शक्कर डाली थी। तो मत्स्यंडिका, मत्स्यंडिका, मत्स्यंडिका दूसरा पर्यायवाची है खांड का, शक्कर, शर्करा का। जो अपन ने गन्ने के रस को उबाला, फिर गुड़ बना और गुड़ के बाद हमारी ये मत्स्यंडिका बनती है। और ये मत्स्यंडिका सफ़ेद वाली होती है, एक लाल वाली भी होती है, लेकिन लाल वाली का मतलब ही वो लालपन उसमें इसलिए रहा क्योंकि उसको हमने ज़्यादा उबाला नहीं। पहले ही जैसे गुड़ बनाते हैं तो बहुत कम मल निकालते हैं, फिर लाल वाली शक्कर बनती है तो थोड़ा सा और ज़्यादा मल निकलता है। और सफ़ेद वाली शक्कर का मतलब ही यही है कि बहुत ज़्यादा मल निकाला है हमने उस गन्ने के रस में से, तो वो अति शीत हो जाती है। ये कहाँ पढ़ा था अपन ने? कहाँ पढ़ा था? गलत बात है ये तो। सब कुछ तो सूत्र 27 में पढ़ा था, तुक्का ही मार देते। सूत्र 27 में पढ़ा था क्या? खोलो, अभी खोलो और पढ़ो उसको। विदुषी तुम पढ़ो। सूत्र स्थान की किताब है आपके पास? सूत्र स्थान की किताब सूत्र स्थान का 27वां अध्याय, उसमें गुड़ और शक्कर का प्रकरण निकाल के पढ़ो, तभी आगे बढ़ेंगे। पढ़ रहा है कोई? मैं पढ़ूं? हाँ बिल्कुल पढ़ो। ततो मत्स्यांडिका खंड शर्करा विमला परम यथा यथैषां वैमलम्य भवेत् शैत्यं तथा तथा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जितना हम उसको विमल बनाते जाएंगे उतनी ही वो ठंडी होती जाएगी। गुड़ से पढ़ दो एक बार, गुड़ से शुरू करके पढ़ो। प्रभूत कृमि मज्जा सिंह मेदो मांस करो गुडः शूत्रो गुडश्चतुर्भाग त्रिभागात् वशेषितः रसो गुरुर यथा पूर्वं धौतः स्वल्पमलो गुडः। वेरी गुड, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी अपने लिए। गुड़ नहीं देना कभी भी, स्किन डिजीज़ हो तो। पित्त वाली स्किन डिजीज़ हो तो शक्कर दे सकते हैं। जैसे ये चिकन पॉक्स होता है ना, उसमें देखो सबसे अच्छी मेडिसिन है ये, दूध में शक्कर डाल के पिलाना है पेशेंट को। लेकिन कब? जब उसको फीवर कम हो जाए, अरुचि कम हो जाए थोड़ा। चिकन पॉक्स में क्या होता है कि दोष के ऊपर डिपेंड करेगा। चिकन पॉक्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आसान है उस नाम से समझना, ठीक है। वो हमारा भी अपना डायग्नोसिस है, लेकिन ट्रीटमेंट हमें अपना करना है। चिकन पॉक्स में सीधा सीधा पित्त और कफ बढ़ा हुआ होता है। और किसी को ज्वर आता है बहुत तेज़ और किसी को नहीं आता या किसी को कम आता है बहुत, तो उसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट यही है कि तिक्त रस देना। अम्ल कटु बंद कर दो एकदम, और लवण बंद कर दो एकदम। पुराने टाइम पे लोग मानते भी थे ये कि छौंक नहीं लगाना है, जैसे माता निकल गई बोलते थे ना, तो उस पेशेंट के पास में छौंक नहीं लगाते थे, और ना ही उसको छौंक की सब्जी देते थे, बंद कर देते थे। ये गाँव में आज भी प्रचलित है। तो उसको तीखा बिल्कुल बंद करना है, खट्टा बिल्कुल बंद करना है, नमक बिल्कुल बंद करना है। सिंपल या तो चावल दाल दे दो, रोटी सब्जी दे दो सादी वाली, और छाछ दही एकदम बंद करना है। और साथ में उसको कोई भी तिक्त रस, महासुदर्शन चूर्ण दे दो, या नीम। मुझे हुआ था तो मैंने नीम के पत्ते खाए थे,
बहुत ज़्यादा पत्ते खाए थे, 20-20, 30-30 पत्ते, कटोरी लेके बैठ जाती थी बस मैं। वो एक्सपेरिमेंट था मेरा। ये था जैसे मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई थी, MD के एग्ज़ाम को 1 महीना था, उस टाइम हुआ था मुझे चिकन पॉक्स। तो एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम था और मुझे ये था कि बिल्कुल तुरंत सही होना है। तो सारी किताबें खोली और उसमें यही बात समझ में आई उस टाइम कि एक तो तिक्तरस लो और एक शक्कर मिला के दूध। तो सारा कटु ये सब छोड़ दिया एकदम, और शक्कर दूध दिन में 2 या 3 बार लिया था, मुझे अभी भी ध्यान है, और पत्ते 20-30 लिए थे। तीसरे दिन सारे के सारे दाने सूख गए थे। मतलब तीसरे दिन मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। पहले दिन मुझे पता चला फीवर ज़्यादा नहीं आया था, और तो पहला दिन थोड़ी दिक्कत हुई थी, वो चुभते हैं दाने जब निकलते हैं। दूसरे दिन वो काफ़ी कम हुए मतलब, और नए निकलना बंद हो गए और वो सूखने लग गए। तीसरे दिन लगभग सारे सूख गए थे, मतलब पेन होना बंद हो गया था उनमें, चुभना बंद हो गए थे। और चौथे दिन से तो बिल्कुल ना के बराबर। चौथे दिन एकदम नॉर्मल पढ़ाई करी थी मैंने, ये मुझे आज भी याद है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था मेरा खुद पे कि कफ और पित्त को इतनी जल्दी शांत किया जा सकता है चिकन पॉक्स को। हालांकि मैं वहाँ गई थी दिखाने एलोपैथिक हॉस्पिटल में यहीं पास में, और उन्होंने मुझे एसाइक्लोविर देते हैं वो एंटीवायरल, दिन में 4 लेने के लिए बोला था। उन्होंने ही बोला था चिकन पॉक्स हो गया। फिर मैंने आके पढ़ा था, शुरू में उस टाइम इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो फिर मैंने आके पढ़ा कि ये पित्त और कफ आधिक्य है, और वो मैंने 1 टैबलेट ली थी, उसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं ली। दिन की 4 बोली थी उन्होंने, 5 या 7 दिन शायद, और सिर्फ नीम लेने से वो बिल्कुल ठीक हो गया था। तो ये है ट्रीटमेंट, मतलब ऐसे करना है हमें दोष को समझ के। तो ये खांड की बात पे आई थी ये बात कि भाई जो स्किन डिजीज़ है, अगर पित्त प्रधान है ना, तो उसमें ये मत्स्यंडिका बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन गुड़ हमें नहीं देना, ठीक है। गुड़ हमें स्किन डिजीज़ में बिल्कुल नहीं देना। कृमि, जैसा कि पूजा ने पढ़ के बताया था श्लोक में, ये श्लोक आपको याद रहना चाहिए। और यही है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आप चीनी कौन कौन खाता है अभी भी? खांड के लिए आपने विदुषी चेंज करो, सभी खाते होंगे, लगभग सभी खाते होंगे। चेंज करना चाहिए। जब हमें पता चल गया गन्ने के रस के क्या गुण है, गुड़ के क्या गुण है, फिर उसके बाद फाणित हो गया, फिर उसके बाद हमने लाल वाली शक्कर बनाई, फिर सफ़ेद वाली शक्कर बनाई, तो ये तो हो गया एक पढ़ना। अब उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना मतलब क्या है? यही तो है कि हम ढूंढेंगे कि कहाँ मिलती है ऐसी शक्कर, और फिर हम घर से चीनी ख़त्म कर देंगे और खांड ही यूज़ करने लग जाएंगे। और कब हम ज़्यादा करेंगे खांड का यूज़ और कब नहीं करेंगे? गर्मियों में आजकल थोड़ा मीठा खाने का मन करता है, जब पित्त शमन करना हो तो हम ज़्यादा करेंगे, बृंदन करना हो तो हम करेंगे शर्करा का प्रयोग, और नहीं तो हम नहीं करेंगे। अगर हम ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम अपने शास्त्र का प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पा रहे, गलत है वो, ठीक है। तो थोड़ा सोचिए इस बारे में, आगे चलते हैं। हाँ, ये मुझे मेरा पेज मिल गया जिसमें मैंने लिखा था, ये जो है ना खांड लगभग 2.5 किलो लिख रखी है मैंने। तिल का तेल 300 ml, घी 300 ग्राम। इसका मतलब ये जो आधा, क्या था इसमें, आधा तुला 2.5 किलो है लगभग। फिर भी आपको देखना है, आप ये मत करना कि आप नहीं देखोगे किताब में। शारंगधर किस किस के पास है? तो शारंगधर में चार्ट बनाया आपने कोई ऐसे ग्राम के हिसाब से कि आसानी से समझ आ जाए? चार्ट बनाया किसी ने? आपका काम है ये आज का कि आपको चार्ट बनाना है, ठीक है। चार्ट बना के कल बताएंगे, आप भेजेंगे मुझे ग्रुप के ऊपर, भेजेंगे या पर्सनली भेज दीजिए। हाँ, कर्ष नहीं, वो तो कहाँ से शुरू होता है, माशक, रत्ती, वहाँ से पूरा लेके और एकदम लास्ट तक अपने को चार्ट बनाना है। सबके ग्राम लिख लेना है, तो आगे कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। मेरे पास वो चार्ट इतने सालों से है, जहाँ पे भी देखना हो बहुत ही आसानी हो जाती है, और याद भी हो जाएगा ऐसे प्रैक्टिस करते करते। चलिए आगे चलते हैं। तो अब वो कहते हैं कि मत्स्यंडिकाया पूताया। अब मत्स्यंडिका आपने उसमें डाल दी, किस में डाल दी? उस काढ़े में डाली। मतलब एक साइड तो अपन ने आंवले निकाले और उनको घी तेल में भून लिया, 12 पल लेना था वो। फिर दूसरी साइड में हमने आधा तुला मत्स्यंडिका डालनी है काढ़े में, और लेहवत साधु साधेत, अवलेह के समान उसको सिद्ध कर लेना है।
यानी गाढ़ी चाशनी बनानी है। खांड डालेंगे तो चाशनी बनेगी, अवले के समान गाढ़ी हो जाएगी वो, 2 तार की 3 तार की अच्छी गाढ़ी बनानी है। आप गाढ़ी बनाई, फिर उसके बाद षटपलम मधुनश ये बना के और वो इसमें डाल देने हैं। ये इन्होंने स्टेप नहीं लिखा लेकिन ये हमें करना है। उधर से जो आंवला भुन जाएगा वो फिर अब इस चाशनी में मिक्स कर देना है। मिक्स कर दिया, उसके बाद में हमें प्रक्षेप द्रव्य डालने हैं गरम गरम में। चतुष्पलम तुगाक्षीर्यः, तुगाक्षीरी के 4 पल लेने हैं। पिप्पली द्विपलम तथा, पिप्पली के 2 पल लेने हैं। 4 पल मतलब कितना हो गया? तुगाक्षीरी का 4 पल यानी 200 ग्राम। 200 ग्राम। और पिप्पली द्विपलम यानी 100 ग्राम। तो आप 5 किलो में 200 ग्राम तुगाक्षीरी डालेंगे तो वो तीखा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगता। 5 किलो, ये एवरेज 5 किलो है, ये 500 आंवले का। 5 किलो में आप ये डालोगे द्विपलम पिप्पली तो 100 ग्राम ज़्यादा नहीं लगता, तीखा नहीं लगता ये। तथा पलम एकम निदध्याच त्वगेला पत्र केशरात, त्वक, एला और नागकेशर, दालचीनी, तेजपत्ता और इलायची, 3 है ना, ठीक है। तो इनका हमें क्या करना है? एकम पलम, तो एक की क्वांटिटी कितनी होगी? तीनों 50 ग्राम, मतलब 150। नहीं, पलम एकम निदध्याच, टोटल मिला के 1 पल डालना है ये हमें। 16 ग्राम होगी वो, 17 ग्राम। 4 चीजें हैं ना, त्वक, एला, पत्र, केशरात। तो केशर तो नागकेशर हो गया, और तेजपत्ता, इलायची और दालचीनी, तो 4 चीजें हो गई। 12 चौक 48, हाँ। तो एक द्रव्य हमें 12 ग्राम लगभग लेना है। मोटा मोटा याद रखने के लिए 10 ग्राम याद रख लो आप, तो कि दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची और नागकेसर ये हमारा 10-10 ग्राम हो गया। तो ये बहुत कम क्वांटिटी में है। आप सोचो 5 किलो में 5-6 किलो लगभग ये बनेगा 500 आंवले का, उसमें आप इतना सा डाल रहे हो तो वो कितना कम होगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। फिर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसलिए ये पित्त, कई लोग बोलते हैं कि च्यवनप्राश गर्मी में नहीं ले सकते। यहाँ तो कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा, जबकि उन्होंने वात शोणितम में भी लिखा है कि आप वात रक्त में भी दे सकते हो इसको, है ना। तो जब वात शोणित ही लिख दिया तो गर्मियों में क्यों नहीं प्रयोग कर सकते हम उसको रसायन? वैसे तो रसायन रूप में प्रयोग करने के लिए उत्तरायण ही सबसे बेस्ट काल बता दिया उन्होंने। उत्तरायण में करो, ऐसे ऐसे करो, इस शुक्ल पक्ष में करो, वो एक अलग चीज़ होगी कुटी प्रावेशिक विधि अनुरूप। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अगर इस मात्रा में डालेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। हाँ, अगर कोई विशेष ही पित्त प्रकृति का ही व्यक्ति है तो फिर अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और बनाई थी। एक बार ये आंवले ज़्यादा हो गए थे तो हमने क्या किया, उसको ये नहीं डाले प्रक्षेप द्रव्य और तेल नहीं डाला, सिर्फ घी में भून लिया उसको, आंवले को, और मेडिसिन्स का रेशो थोड़ा सा कम कर दिया ताकि वो खट्टा बन जाए। अब वो बन गया हमारा आंवला आंवले, और वो बहुत ही टेस्टी बना। मतलब उसमें ऊपर से शहद नहीं डाला और ये नहीं डाले तुगाक्षीरी, पिप्पली और त्वगेला पत्र केशरम। वो आंवला रसायन जिसने भी खाया ना उसने बहुत अच्छा बताया, मतलब टेस्टी बहुत था। और वातानुलोमन की तो बेस्ट मेडिसिन थी, वातानुलोमन और अग्निमांद्य की। तो आप भी करके देखना कभी। ऐसे बहुत सारे योग बना सकते हैं अपन युक्ति से। अच्छा, एक चीज़ और जो मेरा एक्सपीरियंस था च्यवनप्राश में, जब ये चाशनी बन गई और हमने मिला दिया च्यवनप्राश को उसमें, फिर जो पहली बार बनाया था ना वो ख़राब होने लग गया था। मतलब ऐसा मुझे लगा कि ये ख़राब होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर से लग गया था ऐसा। तो मुझे समझ आया कि वो जो चाशनी हम बनाते हैं, जैसा इन्होंने बोला कि मत्स्यंडिकाया पूताया लेहवत साधु साधेत, अवलेह के समान उसको सिद्ध करना है, गाढ़ा बना लेना है एकदम। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो जो जितने तार की चाशनी बननी चाहिए थी या जितना गाढ़ा वो होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, उसमें जलीयांश रह गया। क्योंकि जितना आप गाढ़ा बनाएंगे उतना ही वो जलीयांश ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने उसको कढ़ाई ली लोहे की, और उस कढ़ाई में उसको मैंने चाशनी बनने के बाद में चलाया,
लगातार चलाया, मतलब जलने नहीं दिया उसको, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि वो जलीयांश कहीं ना कहीं जल रहा था उसका। और जब जैसे हलवा नहीं चलाते, जब ये फील हो गया कि हाँ बिल्कुल पानी नहीं है, तब मैंने उसको रख दिया, फिर प्रक्षेप द्रव्य डाले, मतलब फर्स्ट वाले में, हाँ शहद भी नहीं डाला था उस टाइम तक, तो वो फिर वो सेफ़ हो गया, वो ख़राब नहीं हुआ। फिर अगली बार जो 2 बनाए उनमें हर बार मैंने यही किया, आंवले, भुने हुए आंवले में चाशनी मिलाई, और चाशनी मिलाने के बाद वो जो मिश्रण था उसको फिर से चलाया बहुत देर तक बिना जले, कोशिश की कि जले ना, और बहुत देर तक उसको चलाया। पानी जलता रहता है लगातार उसमें, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली शायद अभी ये समझ नहीं आया मुझे कि कितनी गाढ़ी चाशनी बनानी है, क्योंकि एक बार बनाई थी तो वो चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये उपाय हम कर सकते हैं कि एकदम परफेक्ट तो 4, 5, 6 बार बना लेंगे तभी आएगा, लेकिन जब ये जला लिया उसके बाद प्रक्षेप द्रव्य डाले, ये पानी चाशनी मिला के फिर से चलाया, फिर प्रक्षेप द्रव्य डाले। वो वाला च्यवनप्राश आज मेरे पास लास्ट दिसंबर या जनवरी में बनाया था लास्ट, वो अभी तक भी रखा है और बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा लगता है जैसे अभी बनाया है कल परसों, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है उसमें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, भले ही घी तेल में उसको भून रहे हैं हम, लेकिन फिर भी क्योंकि चाशनी मिलाते हैं ना, तो उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा पानी बच जाता है, ऐसा लगता है मुझे। तो मत्स्यंडिकाया पूताया लेहवत साधु साधे, ये इंपॉर्टेंट बात है, लेहवत, ये प्रैक्टिकली सीखने वाली बात है कि किस टाइप का लेहवत, कितना गाढ़ा हमें उसको करना है। तो उसके हिसाब से जब वो काढ़ा बनाएंगे ना, हम काढ़े में भी पानी का रेशियो चेंज होता रहेगा। वो 4-5 बार जब तक नहीं बना लेंगे, एक सही बात सेट होगी नहीं दिमाग में, ये करके देखना है आप सबको। तो षट्पलम मधुनश्चात्र सिद्ध शीते प्रदापयेत, और जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, मतलब रात भर उसको छोड़ दो, उस दिन मिलाना ही नहीं है शायद, उसके अगले दिन षट्पलम 6 पल मधु जो है सिद्ध शीते, सिद्ध हो गया और फिर ठंडा भी हो गया, ऐसा हो जाने पर उसमें 6 पल मधु मिलाना है। 6 पल मधु यानी 300 ग्राम, बहुत कम होता है ये मधु। लोग, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, शायद पता नहीं वो मीठा बनाते कैसे हैं। इस रेशो में मैंने डाला, एक बार भी च्यवनप्राश मीठा नहीं बना, बल्कि शहद भी मैंने 300 ग्राम की जगह 500 ग्राम डाल दिया, तो भी उसमें मीठेपन का माँ भी नहीं लगा। मतलब वो खट्टा हो जाता है, वो कड़वा हो जाता है, लेकिन वो मीठा नहीं बनता बिल्कुल भी। तो 2.5 किलो चीनी, आप सोचो 5 किलो में बता रखी है, और हमने 5 का डबल अगर हम 10 किलो कर लें, तो मैंने 6.5 किलो शक्कर डाली थी 2.5 किलो शक्कर की बजाय, तो ज़्यादा ही डाल दी 2 किलो, फिर भी कुछ नहीं हुआ, मीठे का पता नहीं चलता। तो मत्स्यंडिकाया, बाहर वाले लोग पता नहीं कैसे उसको मीठा कर देते हैं, तो दुनिया भर की चीनी डालते होंगे ऐसा लगता है, जितना आंवला है उसकी 1.5 गुना डालते होंगे ऐसा लगता है मुझे, तभी वो मीठा हो सकता है। तो मत्स्यंडिकाया पूताया लेहवत साधु साधे षट्पलम मधुनश्चात्र सिद्ध शीते प्रदापयेत चतुष्पलम तुगाक्षीर्या पिप्पली द्विपलम तथा पलम एकम निदध्याच, इन चारों का एक ही पल, एकम पलम निदध्यात, निदध्यात मतलब डाल देवे, क्रियापद है। इत्ययम च्यवनप्राश है परम उक्तो रसायन है, ये जो च्यवनप्राश है परम रसायन उक्त कहा गया है। कास श्वास हरश्चैव विशेषेणोपदिश्यते, ये कास और श्वास हर है, विशेषेण विशेष रूप में कास श्वास हर है। तो ठीक है, वात कफ पे ये काम करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पित्त के विपरीत है एकदम, क्योंकि आगे लिखा है क्षीणक्षतानाम वृद्धानाम, क्षीणक्षत को भी दे सकते हो आप, वृद्धों को भी दे सकते हो, बालानाम चांगवर्धनम, स्वरक्षयम उरो रोगम हृदरोगम वात शोणितम, स्वरक्षय में काम करेगा, उरो रोग में, हृद रोग में और वात शोणित। पिपासाम मूत्र शुक्र स्थान दोषांशाप्य अपकर्षति, मूत्र और शुक्र में स्थित जो दोष हैं उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट है, ये मैंने फील करके देखा है, मूत्र और शुक्र के दोष। क्यों? क्योंकि वो अपान वायु का अनुलोमन करता है, आपको नीचे से पेट एकदम हल्का लगेगा, भूख लगने लग जाएगी, तो अपान वायु का अनुलोमन होगा तो ऑब्वियसली मूत्र और शुक्र के रोग ठीक होंगे। तो ये ऐसे पेशेंट में हमें देना चाहिए। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स में, जैसे कुछ ऐसी महिलाएं मेरे पास हैं अभी 2-3 जिन्होंने फुल प्रेगनेंसी में सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, तो उनमें से 1-2 को तो मैंने ये जो आंवला च्यवनप्राश तो मैंने नहीं दिया अभी तक, लेकिन जो मैं आपको बोल रही हूँ ना जिसमें मैंने ये नहीं डाले, मेडिसिन वही थी, ये नहीं डाले बस,
प्रक्षेप द्रव्य, तुगाक्षीरी, पिपली वगैरह। तो वो मैंने खट्टा वाला दिया था वातानुलोमन के लिए। कंसीव भी हो गया, कंसीव होने के बाद फिर 6-7वें महीने में फिर से दिया था मैंने, ताकि वातानुलोमन होके नॉर्मल डिलीवरी हो। तो अभी तक डिलीवरी हुई नहीं है, बताऊंगी मैं। तो वहाँ पर भी मैंने यूज़ किया है और अच्छा रिजल्ट मिला मुझे, क्योंकि मूत्र शुक्रस्थान दोषान, तो यहाँ से शुक्रस्थ दोषों को हटता है। तो ऑब्वियसली वो पीसीओडी वीसीओडी जो भी हैं वो भी उसी स्थान के तो दोष हैं। मूत्र और शुक्र जिस स्थान के रोग हैं उसी स्थान का वो भी है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। आर्तव रोगों में भी स्वरक्षयम उरो रोगम हृद रोगम वात शोणितम पिपासाम मूत्र शुक्रस्थान दोषांश्चाप्यपकर्षति। तो मूत्र और शुक्र में स्थित दोषों को शुक्र स्थान उसमें स्थित दोषों को अपकर्षति कम करता है। अपकर्षण मतलब क्षीण करना। अस्य मात्राम प्रयुंजीत है। अब इसकी मात्रा कितनी देनी चाहिए? यो पुरुंध्यात न भोजनम, जो भोजन को ना रोक देवे, यानी एक टाइम का भोजन कर पाए इंसान उसके बाद। सेम वही जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सुबह सुबह सिर्फ च्यवनप्राश खिलाना है। किसको? जिसको दीर्घमायु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम वय चाहिए। प्रभाव वर्ण स्वरोदार्यम देहेंद्रिय बलवर, मतलब जो पहले से स्वस्थ है और जिसको ये फल चाहिए सिर्फ उसी को। ठीक है, तो अस्य मात्राम प्रयुंजित यो पुरुंध्यान न भोजनम अस्य प्रयोगात च्यवनः सुवृद्धो भूत पुनर्यवा। सुवृद्धो, काफी वृद्ध होने के बाद भी वो पुनः फिर से युवा हुए। कौन? च्यवन मुनि। मेधाम स्मृतिम, इसका छंद अलग है। मेधाम स्मृतिम कांतिमनामयत्वामायुः प्रकर्षं बलमिन्द्रियाणां स्त्रीषु प्रहर्षं परमाग्निवृद्धिं वर्णाप्रसादं पवनानुलोम्यम। 3 स्टार लगा लो इस पे। पवनानुलोम्यम रसायनस्यास्य नरः प्रयोगाल् लभेत जीर्णोऽपि कुटी प्रवेशात्। रसायनस्यास्य नरः प्रयोगात् लभेत जीर्णोऽपि। अब ये नहीं है कि सब च्यवन मुनि की तरह युवा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबने कुटी प्रावेशिक रूप में नहीं किया और बाजार वाला खाया, तो उनका कुछ नहीं होगा, वो स्वस्थ भी नहीं होंगे उससे। तो क्योंकि ये तो कहते हैं कुटी प्रवेशात जीर्णोपि लभेत, जीर्ण व्यक्ति भी जो है इस रसायन के प्रयोग से युवावस्था को प्राप्त करता है। कुटी प्रवेशात, कुटी प्रवेश से। जरा कृतम, और वो जरा के में करे गए रूप को अपास से छोड़कर, अप छोड़ने अर्थ में प्रयोग होता है, छोड़कर सर्वम विभर्ति रूपम नव यौवनस्य, पूरा का पूरा रूप नव यौवन वाला ही ले लेता है। यानी वो काफी फिर से हृष्ट पुष्ट और सुंदर बन जाता है, जैसा कि वो युवावस्था में था। झुर्रियाँ उसके नहीं पड़ेंगी, तो एंटी एजिंग इफेक्ट इसका रहेगा। लेकिन कब? जब हम उसको कुटी प्रावेशिक विधि से करेंगे। और कुटी प्रावेशिक विधि से करना भाई आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? पहले तो कुटी ढूंढनी पड़ेगी ऐसी, या फिर खुद बनानी पड़ेगी अपने क्लिनिक पे। और फिर सबसे बड़ा मुश्किल काम तो आजकल मुझे ये लगता है ये है, निवासे निर्भये शस्ते प्राप्य उपकरणे पुरे। निवासे निर्भय, भय रहित निवास तो कोई बचा ही नहीं है आजकल। और ना ही ये बचा है शब्दादीनाम अशस्तानाम अगम्याम। कोई दोस्ती फ़ोन करके कुछ बोल देगा, घर में ही कुछ हो गया, किसी के कॉलेज में कुछ हो गया, तो मन शांत कहाँ है आजकल हमारा। शब्दादीनाम, कभी ऐसा होता है कि हम पूरा दिन बहुत ही शांत और प्रसन्न और वैसी स्थिति में पूरा दिन बिताएं। होता है कोई कोई दिन, लेकिन बहुत कम होते हैं वो दिन। वरना तो कुछ ना कुछ अशस्त्र स्वरूप वाला, कभी शब्द ही सुनने को मिल गया, कभी कुछ मिल गया, कभी कुछ मिल गया। मानसिक रूप में हम स्वस्थ नहीं रहते ज़्यादातर, तो ये बहुत मुश्किल काम है। फिर आगे भी बोला इन्होंने, धृति स्मृति बलम कृत्वा, ये तो हमारे बस का ही नहीं है। श्रद्धानः समाहितः विधूय मानसान दोषान मैत्रीं भूतेषु चिंतयन्। तो ये सबके बस की तो नहीं है ये, ठीक है। धृति स्मृति बलम कृत्वा श्रद्धा, ये बहुत मतलब ऐसे गोल्डन श्लोक लगता है ये मुझे। ये काम अगर अपन कर लें तो कितना अच्छा हो जाए। धृति स्मृति बलम कृत्वा, रसायन फल के नहीं, वैसे ही हम इसको प्रैक्टिस करें तो बहुत ही अच्छी बात हुई है। धृति स्मृति बलम कृत्वा श्रद्धानः समाहितः विधूय मानसान दोषान मैत्रीं भूतेषु चिंतयन्। हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए इस चीज़ की हमें, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। तब हम जो है तभी हो पाएंगे हम। जरा कृतम रूपम अपास्य सर्वम बिभर्ति रूपम नव यौवनस्य।
इति च्यवनप्राशः, ऐसा ये च्यवनप्राश है। तो इसका श्लोक सबको याद करना है, ठीक है। आज इतना ही रखेंगे। एक बार कोई पढ़ के बता दो, 62 से लेकर 74 तक 2 बार हम रीडिंग लगाएंगे ताकि हमें याद हो जाएगी। कोई करना चाहता है अभी? फिर उसके बाद कोई क्वेश्चंस होंगे आपके तो वो। अच्छा, यहाँ पे भी एक बात बोली है कि जो मधु और घृत जो है वो समान मात्रा में हो गए। मधु भी कितना है, 3 कितना पल था, 6 पल, और 6 पल ही 12 पल थे ना घी और तेल के, तो घी 6 पल हो गया। तो घी और मधु बराबर मात्रा में लिए हैं, लेकिन फिर भी यानी